मेरा नाम है आशुतोष, बात करने वाला हूँ आपसे चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में। ओके, ये है पार्ट 2। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे देखिए। ओके, आज है पार्ट 2। तो देखो, आज हम लोग बात करने वाले हैं जड़त्व के बारे में। ओके, तो देख लो जड़त्व होता क्या है। एक मैं नॉर्मल भाषा में समझाऊं तो जड़त्व अपनी अवस्था में परिवर्तन के विरोध की प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति मतलब नेचर। कोई भी वस्तु जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में रहना चाहती है, इसे ही हम लोग बोलते हैं जड़त्व। आपने एक पेन लिया, ओके, आपने उसे मेज पर रख दिया। जब तक आप उस वस्तु पर बल नहीं लगाओगे तब तक वो पेन वहीं का वहीं रखा रहेगा। आपका मतलब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, आपने फूंक मार दी, ओके, बहुत तेजी से आप पंखा ब्लो कर रहे हो, ठीक है, आप हेयर ड्रायर यूज कर रहे हो, ओके। सो मेरा कहने का मतलब है आपने कोई भी अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया तो जो वस्तु आपकी जहां पर रखी हुई थी वो आपकी वहीं की वहीं क्या होगा, रखी रहेगी। ठीक है, इसे ही बोलते हैं हम लोग जड़त्व। तो अवस्था में परिवर्तन के विरोध की जो प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है, जड़त्व कहलाती है। किसी पिंड का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। अब एक बात, पिंड का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, मतलब जो पिंड जितना भारी होगा उसका जड़त्व उतना ज्यादा होगा। एक सिक्का रखा आपने, एक आपने पेन रखा, एक आपने बाइक रखी, एक आपने ट्रेन है, ठीक है, आपने रखी नहीं वो है, ठीक। अब बताओ किसको चलाने में सबसे ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ट्रेन को चलाने में हमें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने अवस्था में परिवर्तन का ज्यादा विरोध करेगी अपेक्षाकृत एक सिक्के के, अपेक्षाकृत एक पेन के, और अपेक्षाकृत एक मोटरसाइकिल के। ओके, बात समझ में? चलिए, द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। अब जड़त्व होते कितने प्रकार के हैं, तो जड़त्व होते हैं 3 प्रकार के, गति का जड़त्व, विराम का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। गति का जड़त्व क्या होता है, देखो, अब वस्तु मान लो गति कर रही है, आपने साइकिल चलाई, ठीक है, तो साइकिल हमेशा आपकी पूरी लाइफ टाइम आपकी गति में बनी रहेगी। अब आप सोचोगे ये कैसे, मेरी तो रुक जाती है। तो उस पर लगता है एक बाह्य बल, ठीक है, एक नहीं कई कार्य करते हैं एक्चुअल में। अब देखो बल कहां से कार्य करता है, तो देखो, आपका जो पहिया है और उसकी जो बियरिंग्स हैं जिस पर आपकी जो चैन चलती है उसके बीच भी एक घर्षण बल लगता है, ठीक। जो पहिया है, जो सड़क है, उसके बीच भी एक घर्षण बल लगता है, ओके। जो सामने से वायु है उसके द्वारा भी आप पर क्या होता है, घर्षण बल लग रहा है। तो लगातार आपके ऊपर क्योंकि बल लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, इसी वजह से क्या होता जाता है, धीरे धीरे आपकी स्पीड कम होती जाती है और फाइनली आप की क्या होता है, साइकिल रुक जाती है। लेकिन अगर आप पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स कार्य ना करे, आप एक उल्का पिंड हो जाओ, आपने उल्का पिंड का नाम सुना होगा कि वो क्या करते हैं, वो ऐसे ही अंतरिक्ष में विचरण किया करते हैं। 29 अप्रैल को अभी एक एस्ट्रॉइड गुजरा था पृथ्वी के पास से, ओके, नासा ने जो रिपोर्ट दिया हुआ था, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, वो अगर गति में है तो वो गति में ही रहेगा जब तक उसे आसपास के ग्रह क्या नहीं करेंगे, अट्रैक्ट नहीं करेंगे। जैसे मान लो वो बृहस्पति के पास से गुजरता है, वो उसको खींचकर अपनी कक्षा में शामिल कर लेता है, तो बात अलग की है। अदरवाइज वो हमेशा चल रहा है तो वो चलता ही रहेगा, क्योंकि अंतरिक्ष में कोई भी वायुमंडल मौजूद नहीं है जिसका उस पर क्या लगे, घर्षण कार्य करे। ओके, चलिए, तो यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में ही रहना चाहेगी जब तक उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा, आप खड़े हो एक बस में, ओके, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, आपने सुना जरूर होगा। ओके, बस अचानक से जो चल रही है वो क्या करती है, एकदम से ब्रेक मार के क्या हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है। आप बस के बाहर निकले हुए हो, आप बड़े हो ना थोड़े, ठीक है, ओके। तो अब देखो क्या होता है, बस अभी इस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, बस अचानक से ब्रेक मारती है तो आप आगे की तरफ क्या होते हो, गिर जाते हो। अब कारण क्या है, देखो, बस ने ब्रेक मारी, बस के अंदर ब्रेक है, पहिए रुक गए, बस रुक गई, आपके पैर बस के संपर्क में है, वो भी रुक गए। लेकिन अब ऊपर का शरीर तो आपका क्या है, हवा में है, तो वो उसे रुकने में लगेगा टाइम, ओके, वो
अभी रुकना नहीं चाहेगा जड़त्व के कारण, वो चाहेगा जिस प्रकार मैं गति कर रहा था मैं उसी प्रकार क्या करता रहूं, गति करता रहूं, तभी वो फाइनली क्या हो जाएगा, आगे की ओर गिर जाएगा। ठीक है, ये बात आई। अब देखो दूसरी बात, बस है, ओके। तो अब आप आगे ना गिरो तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए ये बताइए। तो आपको अपना ऊपर का सिरा भी क्या करना चाहिए, बस के संपर्क में, कार में बैठे हो तो सीट बेल्ट लगाकर अपन जो है कार के संपर्क में या बस के संपर्क में रखना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, अचानक से कोई व्यक्ति सामने आ गया, अचानक से कोई जानवर सामने आ गया, आपने कार में अचानक से ब्रेक लगाई, फाइनली क्या होगा, आपके नीचे पैर तो सीट के संपर्क में है तो वो क्या करेंगे, रुक जाएंगे। लेकिन आपका ऊपरी शरीर आगे की तरफ से किसी भी चीज के संपर्क में नहीं है तो क्या होगा, वो आगे की ओर गति करेगा और आपका जो सर है वो किससे टकरा सकता है, स्टीयरिंग से टकरा सकता है। दैट इज वाई आप अपनी सुरक्षा के लिए सीट बेल्ट जरूर पहने। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। विराम का जड़त्व तो क्या है, अभी मैंने आपको बताया कोई भी चीज अगर विराम में है तो वह विराम में ही रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। कंडक्टर भैया, ड्राइवर भैया जब तक बस पर नहीं आएंगे, ड्राइवर भैया जब तक चाबी नहीं लगाएंगे, जब तक उसका इंजन ऑन नहीं होगा, जब तक लोग उसमें धक्का नहीं देंगे, तब तक बस उसी तरह खड़ी रहेगी जैसे वो खड़ी थी। अगर उस पर बाह्य बल नहीं लगाया गया, मान लो कोई आकर कार से उसको पुश कर दिया या किसी आकर ट्रक ने उसको स्ट्राइक कर दिया, ठीक है, तो बात अलग की है। अगर उस पर कोई भी बाह्य बल नहीं कार्य कर रहा है तो वो क्या रहेगी, विराम की विराम में ही रहेगी। ठीक है, ऐसे ही दिशा का जड़ तो आपका, ठीक है, कोई भी वस्तु जिस दिशा में गति कर रही है वह उसी दिशा में गति करती रहना चाहेगी, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दिशा का जड़त्व बोलते हैं। दिशा है, मान लो आप एक बस में जा रहे थे, ठीक है, ओके, ये मैंने पीछे से बस को देख रहा हूं, ओके, ये पीछे की विंडो है, ठीक है। अब बस अचानक से जाके इधर मुड़ गई, तो आप इमेजिन करिए कि आप किस डायरेक्शन में गिर जाओगे, आप इस डायरेक्शन में थोड़ा सा क्या हो जाओगे, झुक जाओगे। क्यों, अभी आप स्ट्रेट गति कर रहे थे, ठीक है, लेकिन आप अचानक से क्या हुए, मुड़ गए, आपकी बस मुड़ गई, बस मुड़ी, पहिए मुड़े, आपके पैर मुड़ गए, लेकिन अभी भी आपका शरीर किस दिशा में है, गति करते रहना चाहेगा सामने की ओर। तो फाइनली क्या हो जाएगा, आप आगे की ओर जो है जिस डायरेक्शन में आप चल रहे थे आप उसी डायरेक्शन की ओर क्या हो जाओगे, थोड़ा सा झुक जाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आज का फ्रिक्शन, घर्षण। तो घर्षण क्या होता है, किन्हीं दो संपर्कित वस्तुओं के बीच लगने वाला बल जो होता है वो घर्षण बल कहलाता है। दो वस्तुएं हैं, ओके, अभी हमने कहा था पाम है, ठीक है, लेकिन अब केवल पाम ना लेकर हम बुक लिए ले रहे हैं, ठीक है, ओके, एक बुक ये हो गई और थोड़ी सी अच्छी नहीं है, ओके, काफी पुरानी है ये, कोई बात नहीं, ठीक है, तो दो बुकें हैं। तो अगर हम दोनों बुकों को एक के ऊपर क्या कर दें, एक रख दें, ठीक है, तो क्या होगा, दोनों जैसे हैं वैसे ही रहेंगी, लेकिन अगर हम इसको खींचते हैं और वापस खींचकर क्या कर दें, थोड़ी देर बाद छोड़ दें, तो बुक वापस से रुक जाएगी। क्या हमने रोकने के लिए कोई बल लगाया था, नहीं लगाया था। इसको दूसरे एग्जांपल से समझो, मैं ग्राउंड में खेल रहा हूं, ओके, मान लो मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, ठीक है, मैंने फुटबॉल पर किक किया, फुटबॉल थोड़ी दूर गति की उसने और जाकर फाइनली क्या हो गया, रुक गया, ठीक है। अच्छा देखो, मैं गति कर रहा हूं तो मैं दो कारणों से रुक सकता हूं, एक तो मेरा मन हो मैं रुक जाऊं, या तो मुझे पीछे से कोई पकड़ ले। आप बताइए, अगर मैं ग्राउंड में दौड़ रहा हूं तो मैं ग्राउंड में दौड़ते समय दो कारणों से रुक सकता हूं, एक तो मैं अपनी मर्जी से रुक जाऊं, ठीक है, दूसरा मुझको कोई भी चीज रोक ले, मान लो मैं ठोकर खा के गिर गया या मुझे किसी ने पीछे से पकड़ लिया, ठीक है, तो एक कारण ये भी हो सकता है। अच्छा, फुटबॉल के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो फुटबॉल की अपनी मर्जी तो होती नहीं है क्योंकि वो निर्जीव चीज है, ठीक है, लेकिन
अगर फुटबॉल पर लगेगा पीछे की ओर कोई बल तो क्या होगा, वो जरूर ही जरूर रुक जाएगी। ठीक है, इसका मतलब फुटबॉल पर पीछे की ओर क्या कर रहा था, कोई बल कार्य कर रहा था। हमने आगे की ओर इस पर पुश किया था, हमने इसके आगे की ओर किक किया था, लेकिन इस पर पीछे की ओर एक बल लग रहा था जो कि था हमारा घर्षण बल, और इसी कारण से क्या हुआ, हमारी वस्तु रुक गई। तो घर्षण आपको समझ में आया, आई होप। ओके, तो घर्षण होता क्या है, किन्हीं भी दो संपर्कित, मतलब वस्तुएं होनी चाहिए संपर्क में। इसका मतलब ये जो बल है ये एक संपर्क बल है। ठीक है, तो दो वस्तुओं के बीच जो लगने वाला घर्षण बल होता है वो क्या कहलाता है, घर्षण बल कहलाता है। और ये कैसा बल है, ये एक विरोधी संपर्कित बल है। ओके, चलिए घर्षण के प्रकार क्या होते हैं। तो घर्षण होता है आपका तीन प्रकार का, स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण और गतिक घर्षण। अब इन तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं। स्थैतिक घर्षण आपका क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन इंग्लिश में बोलते हैं। जब दो संपर्कित विराम में रखी वस्तु में से किसी एक पर गति में लाने हेतु बल लगता है तो दोनों वस्तुओं की सतह के बीच क्या होता है, एक बल लगना प्रारंभ हो जाता है। इसी बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। देखो फिनोमिनन जो इसका है वो हो सकता है आपको थोड़ा ऑड लगे। ओके, जो इसका मतलब जो इस पर सिद्धांत कार्य करता है, हो सकता है आपको थोड़ा ऑड लगे, लेकिन दिस इज ट्रू। क्यों, देखो अभी ये मान लो थोड़ी देर के लिए जो बस है ये विराम में है। ओके, अभी इस पर और सतह के बीच कोई भी बल कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन जब आप इसे खींचना चालू करोगे या धक्का देना पुश करना चालू करोगे तो इसके और भूमि के बीच एक बल लगना चालू हो जाएगा जिसे हम लोग बोलते हैं स्थैतिक घर्षण बल, स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, क्यों, देखो मोटर है, ठीक है, आप जब तक मोटर को नहीं चलाते हो तब तक मोटर के पार्ट्स, आप जब तक पहिए को नहीं चलाते हो पहिया घिसता नहीं है। इसका मतलब जब आप चलाते हो तभी चीजें घिसती हैं, क्योंकि तब क्या होता है, पहिए और जो भूमि है या मोटर के जो पार्ट्स हैं उनके बीच क्या लगता है, फ्रिक्शन बल लगता है। और बल लगने के कारण लगातार वो क्या हो जाती हैं, घिस जाती हैं, और उष्मा के रूप में जो है उसमें आधी ऊर्जा जो होती है वो बदल जाती है। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जब दो संपर्कित विराम में रखी वस्तु में से किसी एक पर गति में लाने हुए तो बल लगाया जाता है तो दोनों वस्तुओं के बीच भी एक बल लगता है और इस बल को बोलते हैं स्थैतिक घर्षण। अच्छा एक बात और, ये टिट फॉर टैट सिद्धांत पर चलती है। कहती है तुम जितना बल लगाओगे मैं भी उतना ही बल लगाने का प्रयास करूंगा। ओके, तो अगर हम उस बस पर अपना जो बल है ना वो बढ़ाएं तो बस भी क्या करेगी, जो लगने वाला स्थैतिक घर्षण बल है उसको क्या करेगी, बढ़ाएगी। ठीक है, ऑल्दो नॉन लिविंग है, बट एक नियम होता है गति का तीसरा नियम कि किस क्रिया जो होती है प्रतिक्रिया के क्या होती है, बराबर होती है। तो ये उस सिद्धांत पर थोड़ी देर के लिए कार्य करेगी। तो जितना बल हम लगाएंगे उतना ही बल क्या करेगी, बस भी अप्लाई करेगी। ठीक है, ये बात आई। अब देखो क्या होगा, हमने बल बढ़ाया, उसने बल बढ़ाया, हमने और बढ़ाया, उसने और बढ़ाया, हमने एक क्रेन लगा दी, उसने और बढ़ाया, हमने आगे एक खींचने के लिए जीप और लगा दी, और फाइनली बस क्या हो गई, खिंच गई। अच्छा सबकी एक क्षमता होती है, ठीक है, मान लो मैं हूं, ठीक है, और 2-2 साल के 4 बच्चे हैं, वो मुझे धक्का देने की खींचने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद मैं ना खींचूं। ठीक है, मान लो वो 5 हो जाए ना खींचूं, 6 हो जाए ना खींचूं, लेकिन अगर वो 40-50 मिलके एक साथ खींचने लगे तो आपको क्या लगता है, वो तो मुझे खींच ले जाएंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब तक वो मुझे खींच नहीं पाते हैं तो स्थैतिक घर्षण बल की जो लिमिट है, जो सबसे ज्यादा मान होगा ना, वो आपका कहलाएगा सीमांत घर्षण बल। तो जब विराम में रखी दो संपर्कित वस्तुओं में से किसी एक पर या दोनों पर अलग अलग हम लोग बल लगाते हैं, और यदि हम उन पर लगने वाले बल का मान बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे उनके बीच लगने वाले घर्षण बल का मान क्या होता है, वो भी बढ़ता जाता है। लिमिट होगी, बढ़ता जाता है पर एक सीमा तक। तो एक समय पश्चात क्या हो जाती है, दोनों के बीच अपेक्षिक गति होने लगती है, मतलब वस्तु गति करना क्या कर देती है, प्रारंभ कर देती है। तो क्या हो जाएगा, गति करने से पूर्व जो होगा ना स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान, वो हमारा कहलाएगा सीमांत घर्षण। ओके, चलिए आगे देखते हैं।
अब देखो वस्तु आपकी गति करना चालू हो गई। अब बच्चे लोग मुझे क्या करे ले रहे हैं, खींच ले रहे हैं, ठीक है, वो मुझे खींचे लिए जा रहे हैं, 40-50 हो गए एक साथ, मैं अकेला, वो मुझे क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो अब जब दोनों वस्तुओं के बीच, दोनों वस्तुएं कौन है, मैं हूं और जमीन है, अब दोनों के बीच गति होने लगी, ठीक है। तो जब दोनों वस्तुओं के बीच आपेक्षिक गति होने लगती है, तब दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले घर्षण बल को बोलते हैं हम लोग गतिक घर्षण बल। अब देखो ये भी दो तरीके का होगा। क्यों दो तरीके का होगा, अब बच्चे लोग दो तरीके से ले जा सकते हैं, या तो मुझे खींच ले जाए, मैं गिर पड़ूं और मुझे खींचे लिए चले जाए, या तो मुझे लुढ़का कर ले जाए, ठीक है। तो अब गतिक घर्षण बल भी होगा दो प्रकार का, सर्पी घर्षण, लोटनिक घर्षण। जब किसी वस्तु पर दूसरी वस्तु फिसलती है, अगर मैं ग्राउंड पर फिसलूं या क्या हो, आपने जो मान लो कूलर है आपका, ठीक है, आप उसे रख दो जमीन पर और खींचो बिना पहिए, जो जिसमें पहिए नहीं है उसको खींचो, तो वो क्या होगी, फिसलेगी। आपकी जो बचपन की वो जो छोटी सी कार जिसमें आप धागा बांधते थे और उसके पहिए आप हटा दो, तो वो भी क्या होगी, फिसलेगी। तो इस समय जो आपकी पृथ्वी है, जो भूमि है, जो आपका फर्श है, टाइल्स है, जो भी है, ठीक है, उसके और जो आपकी कार है, जो व्यक्ति है, उसके बीच जो बल लगेगा वो इस समय कौन सा होगा, सर्पी घर्षण, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा, ठीक है। और अगर कोई वस्तु एक दूसरी वस्तु पर लुढ़क रही है, तो दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला घर्षण बल क्या कहलाएगा, लोटनिक घर्षण बल कहलाएगा, ठीक है। लोटनिक घर्षण बल का एग्जांपल, बसें चल रही हैं, कार चल रही हैं, उनके पहिए क्या कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए क्या होते हैं, अगर वो किसी भी चीज पर क्या कर रहे हैं, लुढ़क रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, आपका लोटनिक घर्षण बल होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर लिसनिंग। हाँ एक बात और, जो सर्पी घर्षण बल होता है ना, वो लोटनिक घर्षण बल से क्या होता है, ज्यादा होता है। अब ऐसा क्यों, अच्छा एक बात बताओ, एक मान लो जो कूलर ही है, ठीक है, गर्मियों का मौसम है, तो कूलर में अगर पहिए नीचे लगे हैं तब आपको उसे धक्का देना आसान होगा, या अगर नहीं लगे तो, ठीक है। मुझे लगता है 99% लोगों का, 1% को छोड़ दो, यही उत्तर होगा कि तब खींचना आसान होगा जब उसमें पहिए लगे होंगे, क्योंकि जब पहिए लगे होंगे ना, तो पृथ्वी क्या करेगी, उस पर उतना फोर्स अप्लाई नहीं करेगी जितना वो बिना पहिए के अप्लाई कर रही थी, ओके, क्योंकि बल तो लगेगा कूलर के जो मतलब निचला स्टैंड है और पृथ्वी और फर्श के बीच, ओके, लेकिन अगर उसमें पहिए लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, लगने वाला घर्षण बल कम हो जाएगा, और अगर पहिए नहीं होंगे तो लगने वाला घर्षण बल ज्यादा होगा, ओके। थैंक यू। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। इफ यू वांट द पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो, विजिट ऑन माय टेलीग्राम चैनल sir_ab, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, ओके। सर _ का निशान लगाइएगा, फिर ab, ओके। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल, अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।